Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के 7वें लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर्स को कवर कर लिया है, जिसमें आपको मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से लेकर के क्रोमोसोम का जो टाइप्स है यहां तक हम लोग पीछे के 6 लेक्चर में कवर किए। आज हम लोग शुरू करेंगे डीएनए, जिसके बारे में एक जो आउटलाइन डायग्राम है यह आपको लेक्चर 1 में ही दे दिया गया था कि डीएनए किस तरह से होता है, काम क्या होता है। लेकिन यहां पर अब हम लोग डिटेल में डीएनए का जो है स्ट्रक्चर करेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करेंगे हम लोग डीएनए। इसका पूरा नाम आपको पता है पहले से, क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का पूरा नाम है। ये भी आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी आपके लेवल में यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम लोग देखेंगे जरा कि यहां पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है क्या। पहले ये समझेंगे कि डीएनए जो है ये खोजा किसके द्वारा गया था, उसके बाद हम लोग इसके आगे के डिटेल में आएंगे। सबसे पहले डीएनए फ्रेडरिच मेसर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। ध्यान देंगे जरा, साइंटिस्ट का नाम, सारा साइंटिस्ट का नाम, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला सारा साइंटिस्ट का नाम आपको याद रहना चाहिए। क्या सब? तो डीएनए सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो कौन थे? वो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच मेसर। फ्रेडरिक मेसर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये डीएनए आइसोलेट किया गया था। कहां? तो पस सेल में। कहां ढूंढा गया था ये? पस सेल में। यहां ध्यान दीजिए जरा, पस सेल क्या है आप जानते हैं? पस सेल क्या है? पस सेल के बारे में कुछ जानते हो कोई? कुछ नहीं। डेड डब्ल्यूबीसी जो है ना हमारा, डेड डब्ल्यूबीसी है ना, हमारे बॉडी में 2 तरह का कॉर्पसल्स है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो जब आरबीसी भी टूटता है 120 दिन में, आरबीसी का भी खराब होना होता है, और डब्ल्यूबीसी भी लगभग 7 से 8 दिन में, 9 दिन में टूटना है। तो ये जो डेड डब्ल्यूबीसी जाकर के जहां जमा होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उस सेल को क्या देंगे? पस सेल। यानी कि डेड डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड पस सेल, ठीक है। चलिए पस सेल में, और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। जिस समय में पहला ये खोजा गया था ना, तो उसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं था, इसका नाम क्या था? न्यूक्लिन। ध्यान दीजिए, ये इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, इसके भी बारे में आपको पता होना थोड़ा सा जरूरी है। तब बात करोगे कि सर इसका जो है नाम फिर से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कैसे पड़ा। तो ये आप देखिए जरा कि बाद में अल्टमान नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जब रिसर्च किया गया, ध्यान देंगे ये नाम भी आपको याद रहनी चाहिए, अल्टमान, ठीक है। अल्टमान नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया, तब देखा गया कि ये जो न्यूक्लिन है ना, इसका नेचर है कैसा? एसिडिक नेचर का, ठीक है। नेचर ऑफ न्यूक्लिन इज एसिडिक, और इसी के बाद इसका नाम पड़ गया क्या? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और बाद में और जब स्टडी आगे बढ़ा तो देखा गया कि ये क्या है कि राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबोज से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए नाम पड़ गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात ध्यान दीजिए जरा, कहां से कहां पहुंचा। जब फ्रेडरिक मेसर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये ढूंढा गया था, कहां? पस सेल में, यानी कि डेड डब्ल्यूबीसी में। तो उस समय में इसका नाम ये नहीं था डीएनए, था क्या? न्यूक्लिन। अल्टमान नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जब इस न्यूक्लिन का स्टडी किया गया ना, तब क्या हुआ कि इसका नेचर मिला कैसा? एसिडिक। एसिडिक नेचर मिलने के कारण इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड। क्या पड़ा? न्यूक्लिक एसिड। अभी तक डीऑक्सी राइबो नहीं था,
डिऑक्सी राइबो नहीं था। बाद में जब इस न्यूक्लिक एसिड का फर्दर स्टडी किया गया तब पता चला कि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर से क्या होता, मिलकर के बनता है ये न्यूक्लिक एसिड। इसलिए इस न्यूक्लिक एसिड का नाम पूरा पूरा रख दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात समझ गए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक तक कहानी पता है? चला, अब देखिए जरा, यहां तक किसी को कुछ पता नहीं था, ढूंढ लिया गया, क्या कर रहा है, ठीक है कर दिया, लेकिन किसी को इसके स्ट्रक्चर का पता नहीं था। अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग स्ट्रक्चर बताया गया। बात समझिए जरा क्या कहा गया, अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग स्ट्रक्चर बताया गया, लेकिन जो सबसे सटीक रहा वो रहा किसका, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल और डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये सबसे सटीक है किस चीज के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। बात समझ गए? डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल सबसे सटीक एग्जांपल है। उससे आप समझेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। कंपोजिशन ऑफ डीएनए, डीएनए में क्या सब है, तो डीएनए जो आपको मिलेगा डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इसका जरा आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। यहां पर ध्यान देंगे जरा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सॉरी कंपोजिशन ऑफ ना, कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। यहां ध्यान देंगे जरा कि ये जो डीएनए है इसका कंपोजिशन क्या क्या है। तो सबसे जो पहला हम लोगों को मिला, ये क्या मिला है, तो ये मिला है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मिला, ये मिला आपको नाइट्रोजिनस बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप या नाइट्रोजिनस बेस भी कह सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा मिला आपको क्या, नाइट्रोजिनस बेस। अब देखिए जरा इसका जो है इस सब का स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देखते हैं कि डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसा स्ट्रक्चर है, इसके बाद फॉस्फेट ग्रुप कैसा स्ट्रक्चर है और इसके बाद नाइट्रोजिनस बेस किस तरह का स्ट्रक्चर है और ये डीएनए के फॉर्मेशन में कैसे काम करेगा, इसको भी जरा अभी आपको समझना है। देखिए जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे शुगर।
चलिए देखेंगे जरा, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, ये बना है किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए का। डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो आपका कंपोजिशन आपको दिख रहा है, क्या सब? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये है क्या? आपका शुगर। ठीक है, ये क्या है? शुगर। यहां ध्यान देंगे जरा, ये जो है ये आपके लेवल से बहुत ऊपर का चीज है। ठीक है, बहुत ऊपर का मतलब छत पर का, तब क्लास। ठीक है, 11th में भी नहीं, 12th में जब आप जाएंगे केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल या फिर बायो में जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे, तब जाकर के इस स्ट्रक्चर को आपका दर्शन कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहीं पर इसको देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर जो है ये किसका है? शुगर का। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है नाइट्रोजीनस बेस। क्या है? नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, या आप इसको जो है एडिनिन कह सकते हैं। एडिनिन कह नहीं सकते हैं, यह हकीकत में स्ट्रक्चर है ही एडिनिन का। बात समझ गए ना? यह हकीकत में किसका स्ट्रक्चर है? एडिनिन का ही स्ट्रक्चर है। चलिए, इसके बाद ये वाला जो आपको ग्रुप दिख रहा है, ये है क्या? फॉस्फेट। ये क्या रहा? फॉस्फेट। तो कंपोजिशन आपको पता चली गया होगा कि ये रहा शुगर, ये रहा फॉस्फेट, और ये रहा आपका नाइट्रोजिनस बेस। इसको अब रट्टा नहीं लगाना है तुमको। अब देखो जरा, यहाँ ये तब कहोगे कि इसका बनाने का कारण क्या है? तो इसका बनाने का कारण ये है कि आप देखिए कि ये आपको एक मिला, ये जो डीएनए हमारा बनेगा, ये डबल स्टैंडर्ड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि इस तरह का कई, जब ये सारा स्ट्रक्चर एक साथ जुड़ेगा, ये एक स्ट्रक्चर हुआ। समझ गए ना? ऐसा ऐसा कई स्ट्रक्चर जब एक साथ जुड़ेगा, तब जाकर के बनाएगा क्या? डीएनए का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ गए? चलिए अब देखिए जरा, अब इस सबको हम लोग थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में आप जान ही चुके हैं। फॉस्फेट ग्रुप में आप फॉस्फेट ग्रुप आप जान ही रहे, केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हैं फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। अब आपको जो समझना है वो मेन समझना ये नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, देखिए जरा, नाइट्रोजिनस बेस क्या है? नाइट्रोजिनस बेस, देखिए नाइट्रोजिनस बेस जो है, ये क्या होगा कि जो बेस पेयर डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या कह देंगे हम लोग? नाइट्रोजिनस बेस के नाम से जानते हैं। ये दो तरह का है नाइट्रोजिनस बेस। कितना तरह का? दो तरह का। दो नाइट्रोजिनस बेस किसी भी डीएनए में आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला मिलेगा प्यूरीन और दूसरा मिलेगा आपको पिरिमिडीन। ठीक है, ध्यान देंगे जरा, प्यूरीन और पिरिमिडीन। ये जो प्यूरीन है, ये जो है 9 मेंबर्ड होता है, 9 कार्बन जो है, 9 कार्बन यहां तुमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब हम लोग इसका बात करेंगे पिरिमिडीन का, तो यहां आपको जो है 6 कार्बन जो है 6 कार्बन मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड ये आपको देखने के लिए मिलता है। यहां देखिए जरा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यूरीन में आपको मिलेगा क्या सब? प्यूरीन फिर जो है, प्यूरीन अपने अंदर में 2 अलग अलग बेस पेयर को रखता है, जिसमें एडिनिन और गुआनिन है। एडिनिन और गुआनिन ये किस नाइट्रोजिनस बेस पेयर के अंतर्गत आएगा? प्यूरीन के। ध्यान देंगे जरा, एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन एंड गुआनिन जो है ये आपको मिलेगा प्यूरीन के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है ना? है शायद ठीक होना चाहिए। एडिनिन और गुआनिन, हाँ, ये आपको प्यूरीन के अंतर्गत मिलेगा। और ये जो है पिरिमिडीन, ये आपको मिलेगा कहां? तो ये आपको मिल जा, यहां पर आपको मिलेगा साइटोसिन एंड थायमिन। साइटोसिन एंड थायमिन जो है आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। बात समझ गया? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये ध्यान देंगे जरा। अब यहां से जो डीएनए का मेन स्ट्रक्चर है, यहीं से जो है सारा कुछ शुरू होगा।
इस डीएनए का। अभी देखिए जरा कि ना यहाँ शुगर में कुछ नहीं है, शुगर आप पहले से जान रहे हैं। फॉस्फेट ग्रुप आप रट्टा लगा सकते हैं, पी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड जो है वो 3 बार वो लगाना है, बस हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस जो है ये कितना तरह का है, 2 तरह का। क्या सब, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो 9 मेंबर्ड जो 9 कार्बन यहां पर प्रेजेंट होगा, जबकि पिरिमिडिन में आपको क्या मिलेगा, 6 कार्बन जो है प्रेजेंट मिलता है। देखिए जरा एक एग्जांपल के तौर पर आप यहां देख सकते हैं, जो ये हमारा है ये एडिनिन है, एडिनिन है ना, तो ये जो है प्यूरिन में ही ना है एडिनिन, यानी कि यहाँ 9 मेंबर्ड यानी कि 9 कार्बन यहां आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दौड़ कहां गया रे, वन 2, अच्छा डबल बॉन्ड भी है, 1 2, ठीक है, 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्यूरिन कंटेन एडिनिन एंड ग्वानिन। अच्छा 9 मेंबर्ड कहा जा रहा है, कार्बन नहीं होगा यहाँ, कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, 9 मेंबर्ड कहा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर 9 जो है मेंबर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें 1 2 3 कार्बन कितना है, 1 2 3 4, और कहीं होगा नहीं ना, 4 ये है, 1 2 3 4 5 5 4 9 मेंबर्ड रिंग जो है डबल बॉन्ड से मिलकर के बना हुआ तुमको मिलेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्यूरिन। बात समझ गए। अगर तुमसे कभी पूछा जा सकता है ऐसा कि ये स्ट्रक्चर बना दे और पूछ दे, एक एडिनिन का बना दे और एक साइटोसिन का बना दे, और तुमसे पूछ दे कि आप बताइए कि इसमें कौन सा प्यूरिन होगा कौन सा पिरिमिडिन होगा, तो इसी तरह से चुना जाएगा कि जहां पर 9 मेंबर्ड रिंग तुमको मिल गया, तुमको समझ जाना है वो क्या है, प्यूरिन है, और जहां 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगा उसको क्या समझना है कि वो क्या है, पिरिमिडिन है। बात समझ गए, बात समझे। चलिए, 1 डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये जो आपको दिख रहा है ये सबको मिला दोगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, अभी जो ये स्ट्रक्चर बना है ना, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब अगर आप क्या करते हैं, इसमें से न्यूक्लियोटाइड में से आप क्या करते हैं कि हटा देते हैं फॉस्फेट ग्रुप को। नहीं समझे बात को, क्या कहा गया, ध्यान दो, ध्यान देखो जरा कि यहां कहा यह जा रहा है कि यूनिट ऑफ डीएनए, क्या, यूनिट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। बात समझे, अरे समझे, न्यूक्लियोटाइड। चलिए ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया, यूनिट ऑफ डीएनए। यहां क्या कहा है कि इस तरह का बहुत सारा जब बनेगा ना, मिलेगा, तब जाकर के बनाएगा डीएनए। क्या बोलो, कहे ना अभी कि यहां जब बहुत सारा जुड़ेगा तब जाकर के बनाएगा डीएनए, तो एक तो ये तो अकेला ही ना बना है अभी, तो यूनिट हुआ ना, तो यूनिट जो है डीएनए का, इसी को क्या कह देंगे, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि इस तरह से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। बात समझ गए, अरे बात समझिए क्या कहे कि जब फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को मिला देंगे तब जो बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। बात समझ गए। अगला देखिए जरा दूसरा कि अगर आप क्या करते हैं कि इस न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं, न्यूक्लियोटाइड में से क्या करें, फॉस्फेट ग्रुप को हटा दे, तो वो बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोसाइड, यानी कि नाइट्रोजिनस बेस, एन बेस, नाइट्रोजिनस बेस को लिखे एन बेस, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस प्लस
शुगर जो है ये बनाएगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड नाम देते हैं। चलिए तो आगे जो हमारा है ये होगा, ये हम लोग देख रहे थे वाटसन एंड क्रिक मॉडल में, ये सारा कहानी देख रहे हैं कि नाइट्रोजिनस इसका कंपोजिशन जो है डीएनए का ये 3 है। इस तीनों को हम लोग देख चुके हैं, स्ट्रक्चर इसका नाइट्रोजिनस बेस का जो हम लोग टाइप देख लिए। अब यहां ध्यान देंगे कि नाइट्रोजिनस बेस के टाइप के बाद न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है ये भी देख चुके हैं। अब जो हमारा आगे जो टॉपिक बनेगा वो ये कि जो हमारा डीएनए वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया वो मॉडल किस तरह से है, वो मॉडल क्या है, इसको आप जरा समझेंगे। ये सारा चीज कहानी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे आप बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का वो कैसा है। तो आपको पहले से हम बताए हैं कि डीएनए जो आपका है, डीएनए वो कभी भी आप क्या करते हैं, किस तरह से लिए, एक लाइन ऐसा ड्रॉ किए, दूसरा लाइन ऐसा ड्रॉ किए, बस बन गया आपका डीएनए तैयार है, ठीक है। लेकिन डीएनए हकीकत में ऐसा है नहीं, पहले बता चुके हैं कि डीएनए कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, वो एक दूसरे को क्वाइल करता है। बात समझ गए ना, वो क्या करता है, एक दूसरे को क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, यानी कि लपेटा जो है, लपेटा हुआ है। अगर आपको पहले ही बताया गया है पीछे के लेक्चर में, लेक्चर 1 या 2 में ही आपको बताया गया था कि डीएनए जो हमारा है वो कुछ इस तरह से क्या होता है, लपेटे हुए ऊपर चढ़ता है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, और वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है उसको जरा देखिए, और एक टिपिकल जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए डीएनए तो है 3D, हाथ से तो हम लोग ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन एक जो है एक आउटलाइन डायग्राम हम पहले आपको साइड में दिखाते हैं डीएनए का, कि डीएनए हकीकत में है कैसा। उसके बाद हम लोग जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल पे जो है आएंगे। देख रहे हैं इस तरह से जो है डीएनए आएगा, और दूसरा भी पोर्शन क्या होगा, इसको नीचे से लपेटते हुए आगे बढ़ेगा। बात समझ गए। चलिए इसे डीएनए को जो हम लोग एक जो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उसको केवल हम लोग बना रहे हैं, आपको ये समझना है, केवल मानना है कि हमारा जो डीएनए है वो कुछ इसी तरह का होता है। बात समझे, जो हमारा डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होगा। कुछ इस तरह का हमारा डीएनए है। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं भी एक दूसरे को ये कट नहीं कर रहा है, केवल क्या कर रहा है, वाइल्ड किया हुआ है, ठीक है। कट करता तो इसको मिला देते दोनों लाइनिंग को, समझ गए बात को, लेकिन ये कहीं कट करता हुआ होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग कहीं इसको मिलाए नहीं है। वो सारा क्या है, वो दोनों एक दूसरे को वाइल्ड किए हुए हैं। यही डबल हेलिक्स मॉडल भी है, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल भी है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी इसको कहा जाता है। बात समझ गए, सारा नाम इसी का है। अब देखिए जरा कि ये कहता क्या क्या है। इसका कहना इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए जरा, ये जो आपको चेन दिखाए हम, ये जो चेन दिखाई दे रहा ये 2 है, एक ये नंबर 1 और एक ये 2 न्यूक्लियोटाइड चेन। ध्यान देंगे, यही ये जो देख रहे हो ना, ये जो चेन तुमको दिख रहा है इस तरह से, ये गोलाकार मतलब इस तरह से ये लपेटे हुआ, ये कुछ और नहीं है, यही है ये न्यूक्लियोटाइड। समझ गए। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए यहां ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर यहां ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर यहां से ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर यहां से ये
चौथा न्यूक्लियोटाइड, फिर इसके बाद यहां से देखेंगे पांचवा न्यूक्लियोटाइड, फिर यहां से छठा न्यूक्लियोटाइड, फिर यहां से सातवां न्यूक्लियोटाइड। यहां भी इस तरह से ही पहला न्यूक्लियोटाइड, फिर यहां से दूसरा, मतलब ये चेन है। बात समझ गए ना? अब सोचो कि अब ये कट लगा सकता है क्या कभी एक दूसरे को? ये तो क्रॉस कर जाएगा। बात समझ गए ना? ये कट कभी नहीं लगाएगा, ये केवल क्या करेगा, क्रॉस कर जाता है, क्वाइल्ड कर देगा एक दूसरे को। बात समझ गए ना? अब आपका क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्यों कहते हैं कि डीएनए कभी इस तरह का नहीं होता जो हम लोग नालायक की तरह बना देते हैं। यहां बनाए इस तरह से घुमा दिए और एक उसके ऊपर से क्रॉस करवा दिए, हम लोग का डीएनए तैयार है। बात समझ गया? लेकिन आपका डीएनए ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखना है। समझे बात को? चलिए बढ़ेंगे आगे। अब देखिए कि ये जो डीएनए है, इसका सबसे पहला बात, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कंसिस्ट ऑफ 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से क्या होता है, मिलकर के बना हुआ होता है। बोथ चेन आर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहने का मतलब है कि जो अभी हम लोग नाइट्रोजिनस बेस देखे थे, प्यूरिन पिरिमिडीन देखे थे ना, यहां प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में देखे एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में देखे साइटोसिन और थायमिन। देखे ना, साइटोसिन और थायमिन। तो ये बेस पेयरिंग होगा, यानी कि अगर इस तरफ प्यूरिन है, ठीक है, क्या है प्यूरिन, तो दूसरे तरफ वाले में क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। फिर यहां अगर पिरिमिडीन है तो यहां क्या होगा, प्यूरिन होगा। मतलब ये कि अगर यहां पर एडिनिन है ना, एडिनिन, तो इस तरफ वाले में क्या होगा, एडिनिन किसका है हिस्सा, प्यूरिन का, तो दूसरे तरफ वाले में थायमीन होगा जो पिरिमिडीन का हिस्सा है। ए के साथ टी, यानी कि ऐसे समझिए, यहां ए है तो इस तरफ टी होगा, यहां सी है तो इस तरफ जी होगा, यहां जी है तो इस तरफ सी होगा, यहां टी है तो इस तरफ ए होगा। बात समझ गया? वाटसन और क्रिक मॉडल यही कहता है कि बेस सबसे पहला तो ये डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होगा। दूसरा बात कि यहां पर ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा, यानी कि एक तरफ प्यूरिन एक स्टैंड पर अगर है तो दूसरे स्टैंड पर आपको पिरिमिडीन देखने के लिए मिलता है। द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉन। डायमीटर जो है वो आपको कितना मिलेगा, यहां से यहां तक का ये मिलता है 20 एंगस्ट्रॉन के आसपास। बात समझ गया? चलिए, एक हेलिक्स का भी लंबाई आपसे 1 हेलिक्स जो है, एक हेलिक्स, ध्यान दो इधर, ध्यान दो कि यहां से यहां तक जो है ये एक हेलिक्स है, यहां से यहां तक, ये दूसरा हेलिक्स, ये तीसरा हेलिक्स, ठीक है। तो एक हेलिक्स के बीच जो है ना 10 बेस पेयर जो है, 10 बेस पेयर इज प्रेजेंट। 10 बेस पेयर इज प्रेजेंट। बेस पेयर मतलब क्या, यही गुआनिन साइटोसिन, फिर एडिनिन थायमिन, फिर साइटोसिन गुआनिन, फिर थायमिन एडिनिन, इस तरह से 10 बेस पेयर जो है क्या होगा, यहां प्रेजेंट होगा। 10 बेस पेयर जो है क्या होगा, यहां प्रेजेंट होगा। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए जरा, एक बात और कहा जाता है यहां पर कि इट्स हेलिकल लेंथ इज 34 एंगस्ट्रॉन, यानी कि ये जो हमारा पूरा हेलिकल है ना, यहां से यहां तक, इसका लंबाई कितना है, 34 एंगस्ट्रॉन। बात समझ गए? कितना है, 34 एंगस्ट्रॉन के आसपास इसका लंबाई होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट बेस पेयर, यानी कि यहां पर, यहां ध्यान दीजिए, एक इस दोनों बेस पेयर के बीच का जो सबसे नजदीक तो यही ना होगा एक दूसरे से, एक हेलिक्स में, तो इसके बीच का जो दूरी है वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। लेकिन मिस्टेक हो गया क्या, ना ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो गया, एक हेलिक्स के बीच का होता है। यहां से यहां तक का जो लंबाई है इसका, इसमें 10 बेस पेयर, यहां देखो, ध्यान दो जरा, यहां पर क्या किया गया, एक बेस पेयर के बीच का दूरी कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और ऐसा 10 बेस पेयर है तो इस हेलिक्स का लंबाई कितना हो जाएगा, 34 नहीं हो जाएगा, 3.4 इंटू 10 बेस पेयर, एक बेस पेयर में 3.4 एंगस्ट्रॉन का दूरी, तो 10 बेस पेयर में 34 एंगस्ट्रॉन का जो डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर ग्रुप्स, इच स्टैंड कंसिस्ट ऑफ बैकबोन मेड ऑफ अल्टरनेटिंग डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, दे आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो आपको दिख रहा है, एक तरफ यहां पर देखिए जरा, एक तरफ इस तरफ अगर क्या है 5' एंड, यहाँ छोड़िए, इस सब पे आप मत जाइए, ये बड़ा लंबा चौड़ा नहीं तो फिर प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ देखिए जरा कि एक तरफ क्या होगा कि ये दोनों जो है यहां पर, जैसे मान लीजिए कि यहां देखे ना कि ये एक
न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर दूसरा होगा, यहां पर तीसरा होगा, चौथा, पांचवा, इस तरह से XYZ जितना भी है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये सब तो जुड़ा हुआ होगा ना एक दूसरे से, तो जुड़ा हुआ होता है किससे? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। किससे जुड़ा हुआ होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। यानी कि न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज अटैच विथ, न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज अटैच विथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ गए बात को? चलिए, तो ये हमारा डीएनए का पूरा संरचना, स्ट्रक्चर, इसी तरह से डीएनए का जो है पूरा कहानी होता है। चलिए, आगे आने वाले क्लास में हम लोग जीन और सेक्स डिटर्मिनेशन का बात करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर जो है इवोल्यूशन में इंटर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का कहानी हम लोग यही खत्म करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।